Good morning, children. Welcome to SMC online classes. Class 9, लेसन 3 जीवों में विविधता का अध्ययन आज हम करेंगे। इसमें जीवों में विविधता का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि जो जीव होते हैं सभी एक ना एक रूप में भिन्न होते हैं, यानी कि जितने भी जीव होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो कह सकते हैं हम कि सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। यह विभिन्नताएं निम्न प्रकार से हो सकती हैं। निम्न प्रकार से हो सकती है यानी कि आवास के आधार पर, नंबर सेकंड जीवन काल के आधार पर, नंबर थर्ड ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर, नंबर फोर्थ है आकार के आधार पर। अब आप आवास के आधार पर आप जानते होंगे कि कुछ जीव जैसे स्थल में रहते हैं और कुछ जीव जल में रहते हैं। स्थल में रहने वाले जीव आप देखते हैं घोड़ा होता है, हाथी होता है, ये सब स्थल में रहते हैं। इसके बाद जल में रहने वाले जीव जैसे कि मछली हुई और व्हेल मछली हुआ, ठीक है। तो ये जंतु जो होते हैं वो किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो स्थल में रहने वाले जंतु का आकार अलग होता है और जल में रहने वाले जंतुओं का आकार अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि आवास के आधार पर जीवों में भी विभिन्नताएं होती हैं। नंबर सेकंड है जीवन काल के आधार पर। अब जीवन काल यानी कि कुछ जीवों का जीवन काल बहुत लंबा होता है और कुछ जीवों का जीवन काल बहुत कम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, उनका जीवन काल लगभग हजारों वर्ष का होता है, जबकि मच्छर का जीवन काल कुछ ही दिन का होता है। यानी कि कुछ जीव का जीवन काल बहुत लंबा होता है और कुछ जीवों का जीवन काल बहुत कम होता है। तो जीवन काल के आधार पर इनमें विभिन्नता होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे है ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि अन्य जीव अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा ग्रहण करने की कह सकते हैं कि कुछ जीव स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कुछ जीव परपोषी होते हैं जो कि भोजन के लिए किसके लिए भोजन के लिए किस पर आधारित रहते हैं? स्वपोषी जीवों पर आधारित होते हैं। तो इस आधार पर भी इनमें विभिन्नता होती है। इसके बाद फोर्थ होता है आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है, मतलब कि उनका आकार इतना छोटा होता है, जैसे कि हम विषाणु को ले लेंगे, जीवाणु को ले लेंगे, इनका आकार इतना छोटा होता है कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और कुछ जीव बहुत बड़े होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आकार के आधार पर भी इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है। जीवों को समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे जीव होते हैं तो उनमें कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ असमानताएं भी होती हैं। तो समानताएं और असमानताओं के आधार पर उन्हें वर्गों में बांटा जाता है। बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का यहाँ पे दिया है वर्गीकरण का लाभ। अब वर्गीकरण का लाभ कैसे होता है? तो वर्गीकरण से हमें निम्न प्रकार सहायता मिलती है। नंबर पहला पॉइंट क्या है? जीवों का जैव विकास का अध्ययन करने में। यदि हम जीवों का वर्गीकरण कर लेंगे तो जीवों के जैव विकास का अध्ययन भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जीवों में विशेष लक्षणों को समझने में। जो जीव के विशेष लक्षण होते हैं वो वर्गीकरण के आधार पर हम समझ सकते हैं। अगला पॉइंट होता है जीवों को पहचानने में। उसको जीव को हम पहचान सकते हैं, जिस वर्ग में वो रखा होगा उसके हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं। यानी कि जीवों को पहचानने में भी हम वर्गीकरण का हमें लाभ मिलता है। यह विभिन्न जीवों के समूहों के बीच संबंध स्थापित करने में। अगला पॉइंट होता है एक जीव के अध्ययन करने से उस समूह के सभी जीवों के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि हमने स्तनधारी वर्ग हमने लिया, स्तनधारी में सभी बच्चे देने वाले जीव आते हैं। तो स्तनधारी में हमें पता चल गया कि जितने भी जीव हैं वो सब क्या होते हैं? बच्चे देने वाले होते हैं। तो एक जीव का अध्ययन हम कर लेंगे तो सभी जीवों के अध्ययन के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। तो वर्गीकरण के लाभ हो गए। इसके बाद आता है वर्गीकरण के लक्षण। तो वर्गीकरण के लक्षण कुछ पॉइंट्स से इसके भी होते हैं। वर्गीकरण के लक्षण के वर्गीकरण के लक्षण कुछ पॉइंट दिए गए हैं। नंबर पहला है कोशिका संरचना।
क्या है? वर्गीकरण के लक्षण। वर्गीकरण के लक्षण, ठीक है। तो पहला पॉइंट होता है कोशिका संरचना। कोशिका संरचना। नंबर सेकेंड पॉइंट है शरीर संरचना। नंबर थर्ड पॉइंट पोषण। नंबर फोर्थ पॉइंट है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन। और नंबर 5 पॉइंट लिखा है कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन। कोशिका संरचना आप देख पढ़ा होगा सेल अध्ययन में, सेल लेसन 1 में कोशिका में हमने पढ़ा है कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना अलग अलग होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये क्या होते हैं? झिल्ली युक्त होते हैं। और सुविकसित केंद्रक भी पाया जाता है। इसके कारण ही कोशिका के विभिन्न भागों में कोश की क्रियाएं होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भी भिन्न होती हैं। अगला है शरीर संरचना। एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संरचना अलग अलग होती है। आपने देखा होगा जो एक कोशिकीय जीव जैसे कि पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना, शरीर संरचना अलग होती है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है और मनुष्य है, तो इनकी शारीरिक संरचना अलग होती है। समूह में पाई जाने वाली कोशिकाओं में किसी जीव का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। ये कोशिकाएं श्रम विभाजन प्रदर्शित करती हैं और ऊतकों एवं अंगों से मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करती हैं, जबकि एक कोशिकीय जीवों में ये सभी लक्षण अनुपस्थित होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है, फिर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका होती है, तो केवल एक कोशिका विभाजन के द्वारा ही शारीरिक जो क्रिया होती हैं, संरचनाएं होती हैं, वो उससे भिन्न होती हैं बहुकोशिकीय जीवों से। इसके बाद थर्ड पॉइंट है पोषण। पोषण आप जानते हैं कि पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वकोषी पोषण और विषमकोषी पोषण। तो स्वकोषी सभी जानते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, वो कहलाता है स्वकोषी पोषण। नंबर सेकेंड विषमकोषी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि स्वकोषी जीवों से प्राप्त करते हैं, विषमकोषी पोषण कहलाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे शारीरिक संगठन। पादपों और जंतुओं में अलग अलग प्रकार का शारीरिक संगठन होता है। पादपों में जंतुओं की अपेक्षा विभिन्न तरह के ऊतक पाए जाते हैं। पादपों में ऊतक अलग होते हैं और जंतुओं में ऊतक अलग होते हैं, जो उनके शारीरिक संगठन को जंतुओं से अलग करते हैं। अगला पॉइंट है कार्यात्मक संगठन। जीवों में कार्यात्मक संगठन में भी विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण अमीबा एक कोशिकीय
के गमनांक कूटपाद सीरोपोडिया होते हैं, यानी कि जो एक कोष के जीव होते हैं और बहुकोष के जीव होते हैं तो उनके कार्य करने की क्रिया में भी विभिन्नता होती है। एक कोष के जो जीव हैं उनमें गमन के लिए क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं, इसको इंग्लिश में सीरोपोडिया कहते हैं, ठीक है। और बहुकोष के जीव जैसे कि मनुष्य में चलने के लिए पक्षपाद, पक्षपाद आप जानते हैं लेग्स, हमारी टांगें होती हैं चलने के लिए, बल्कि एक कोष के जीवों में क्या होते हैं, सीरोपोडिया होते हैं। पादप स्थिर प्रकृति के होते हैं, पादप चलते नहीं है, वो कैसे होते हैं, स्थिर प्रकृति के होते हैं, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला वर्गीकरण और जैव विकास। वर्गीकरण वर्गीकरण और जैव विकास। जीवों की शारीरिक संरचना में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उनका अस्तित्व बनाए रखने में आवश्यक होते हैं। तो जीव की शारीरिक संरचना में क्या होते हैं, बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं जो उनका अस्तित्व बनाए रखने में आवश्यक होते हैं। शारीरिक संरचनाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों की यह प्रक्रिया जैव विकास कहलाती है। शरीर की संरचना में जो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं वो क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। जैसे कि हमारे पहले हमारे पूर्वजों में पूंछ पाई जाती थी, लेकिन अनुकूल परिस्थिति यानी कि जैव विकास के बढ़ते क्रम में पूंछ हमारे शरीर से गायब हो गई है। तो ये क्या होते हैं, धीमे धीमे इनमें प्रगति होती है। इसके बाद सन 1859 में 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको याद कर लेना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसकी पुस्तक है, चार्ल्स डार्विन, कब लिखी गई, सन 1859 में। जैव विकास को बताएं, कुछ जीव समूह की शारीरिक बनावट में पूर्ववर्ती संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे जीव कैसे कहलाते हैं, प्रिमिटिव यानी कि आदिम कहलाते हैं। जिनकी जीवों की शारीरिक संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ वो क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव यानी कि आदिम कहलाते हैं। जबकि कुछ जीवों की शारीरिक बनावट में विशेष परिवर्तन हुए हैं, ऐसे जीव विकसित या उच्च जीव कहलाते हैं। अतः विकसित जीव को जटिल जीव भी हम कहते हैं। जैव विकास की यह अवधारणा हमें वर्गीकरण से जोड़े रखती है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्गीकरण का पदानुक्रम। वर्गीकरण का पदानुक्रम, ठीक। तो वर्गीकरण का पदानुक्रम, वर्गीकरण की सभी श्रेणियों को बड़े से छोटी श्रेणियों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीकरण पदानुक्रम कहलाता है। क्या, फिर से समझिए, वर्गीकरण की सभी श्रेणियों को बड़े से छोटी श्रेणियों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीय पदानुक्रम कहलाता है। यानी कि सबसे बड़ा क्या होता है, जगत होता है, तो सबसे पहले हम जगत को रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड में आता है संघ, तो ये निश्चित क्रम में इसको रखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या रखते हैं, जगत को, दूसरा क्या है, संघ है, थर्ड बाल है, और फोर्थ क्या है, गण है, ठीक है। इस प्रकार से एक निश्चित क्रम में रखते हैं। कुल वंश जाति, कुल, इसके बाद वंश, फिर क्या है, जाति। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति होती है, और सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, जगत होगी। तो इन्हें एक बढ़ते क्रम में, इसको क्या बोलते हैं, जगत क्या है, श्रेणी है, संघ क्या है, श्रेणी है। तो एक श्रेणी के बढ़ते क्रम में इनको रखते हैं। पहले जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जातीय वर्गीकरण का एक क्रम होता है। जीव वैज्ञानिक हैकल सन 1894 में, रॉबर्ट व्हिटकर सन 1959 में,
और कार्ल बॉस सन 1977 में ने सजीवों को जगत नामक बड़े वर्ग में विभक्त किया था। व्हिटकर ने 5 जगती प्रणाली प्रतिपादित की। ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप तथा जंतु। वैज्ञानिक बॉस ने मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में विभक्त किया है। वर्गीकरण विभिन्न स्तरों पर उपसमूह के नाम से किया जाता है। सभी उपसमूह का पदानुक्रम निम्न प्रकार है: जगत, संघ, वर्ग, गण और वंश जाति। एक ऐसा होता है उच्चतम से निम्नतम होता है। एक उच्चतम है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? निम्नतम। क्या है? उच्चतम से निम्नतम किया जाता है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति होती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है हिंदी में वर्गीकी तथा इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जनक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इसके बाद है 5 जगती वर्गीकरण। जगतीय वर्गीकरण। 5 जगतीय वर्गीकरण। 5 जगतीय वर्गीकरण को वैज्ञानिक रॉबर्ट व्हिटकर ने प्रस्तुत किया, जो निम्न प्रकार है। उन्होंने सबसे पहले जंतुओं को मोनेरा में रखा। मोनेरा। नंबर 2 प्रोटिस्टा। नंबर 3 कवक। कवक यानी फंगी। नंबर 4 प्लांटी। प्लांटी यानी प्लांट, ठीक है। नंबर 5 जंतु यानी कि एनिमेलिया। ठीक है। तो वैज्ञानिक व्हिटकर ने 5 जगती वर्गीकरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया। सबसे पहले मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड कवक, फोर्थ प्लांटी और 5 जंतु या एनिमेलिया। तो मोनेरा जगत क्या है? मोनेरा जगत की विशेषताएं होती हैं, इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। एक कोशिकीय भी होते हैं और कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इनमें आरंभिक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि जब जीव की उत्पत्ति होती है तब तो इनमें केंद्रक होता है, फिर इसके बाद केंद्रक विकसित नहीं होता है, केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है, यानी कि उनका केंद्रक विकसित नहीं होता है। इसके बाद 3 पॉइंट है झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका इनमें अनुपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं, लाइसोसोम, गोल्जिकाएं आदि। अगला पॉइंट है ये जीव स्वपोषी व विषमपोषी होते हैं। इसमें दोनों प्रकार के जीव आते हैं, स्वपोषी भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? विषमपोषी भी हो सकते हैं। जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अगला जो जगती वर्गीकरण में है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें अधिकांश जीव एक कोशिकीय उसमें भी थे, इसमें मोनेरा में थे, उसमें कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे। अब प्रोटिस्टा में क्या होता है? इसमें अधिकांश जीव एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि सुकेंद्रकीय होते हैं। अगला पॉइंट है वास्तविक केंद्रक पाया जाता है।
अगला पॉइंट झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट कुछ जीवों में गमन गमन अर्थात चलने के लिए फ्लैजला सीलिया होते हैं। अब सीलिया क्या होते हैं? जैसे आप पैरामीशियम होता है बनाते सॉरी क्या है एक पैरामीशियम पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसमें जो बालों जैसे संरचना पाई जाती है, बालों जैसे संरचना पाई जाती है, इनको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। तो सीलिया के द्वारा ये क्या करते हैं, इसमें क्या होती है खाद्य रिक्तिका, ठीक है। क्या है खाद्य रिक्तिका, ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ पे एक केंद्र होता है, वो भी कैसा होता है, इससे होता है। तो ये क्या है सीलिया है, ठीक है। इनमें गमन के लिए क्या होते हैं सीलिया होते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अमीबा समभोजी होता है। उदाहरण अमीबा, शैवाल, डाइटम, युगलिना, पैरामीशियम आदि। इसके बाद कवक, कवक यानी फंगी। ये मुख्यतः परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। परजीवी यानी कि ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। मृतोपजीवी यानी कि यह सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। जो जीव मर जाते हैं उनको खाते हैं और जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं उनको ये खाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं। अगला पॉइंट है इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तथा पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट कवक का शरीर धागेनुमा संरचनाओं का बना होता है। कवक का शरीर कैसा बना होता है, धागेनुमा संरचनाओं का बना होता है, जिन्हें क्या कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु को हाइपी भी कहा जाता है। संयुक्त रूप से हाइपी के कवक के शरीर को कवक जाल यानी कि माइसीलियम कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। कवक में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन अथवा तेल के रूप में संचित रहता है। इसमें लैंगिक, अलैंगिक तथा कायिक जनन पाया जाता है। कवक में लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और कायिक जनन भी होता है। इसकी विधियां अलग अलग होती हैं, ये आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। इनमें सहजीवता अंतर संबंध पाया जाता है, यानी कि सहजीवता भी इनमें पाई जाती है, एक दूसरे पर क्या होते हैं निर्भर रहते हैं। जैसे कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन एक कवक है, तो ये बीच की कड़ी होती है, शैवाल और कवक की बीच की कड़ी होती है, वो क्या होता है लाइकेन होता है। तो इनमें एक सहजीवता पाई जाती है, अंतर संबंध होता है। कवकों की कुछ प्रजातियां जैसे नील हरे शैवाल के साथ अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीवता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में पाया जाता है। उदाहरण ईस्ट, एस्परजिलस, राइजोपस आदि क्या है कवक। इसके बाद अगला है प्लांटिस यानी कि पादप प्लांट। ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक किससे बनते थे, काइटिन की भित्ति से बनते होते हैं। इनकी कवक की भित्ति कैसी थी, काइटिन की थी। पादपों की कैसी है, सेलुलोज की है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। पौधों में जनन लैंगिक, अलैंगिक, कायिक प्रकार का होता है। इस जगत में सभी पादपों को रखा गया है, जितने भी पादप हैं प्लांट प्लांटी में रखा गया है। अगला पॉइंट जो है वो है जंतु। जंतु इस जगत में सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ये परपोषी जंतु होते हैं। यूकेरियोटिक जीव आते हैं, यूकेरियोटिक इनका यानी कि इनमें सुविकसित केंद्रक होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं परपोषी जंतु होते हैं। परपोषी यानी कि भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं, अतः इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है।
इनका निश्चित आकार व संरचना होती है। इनमें सामान्यतः आंतरिक अंग जैसे हृदय, यकृत, वृक्क, मस्तिष्क पाए जाते हैं। इनमें संचित पदार्थ ग्लाइकोजन और वसा होते हैं। लैंगिक जनन उच्च जीवों में तथा अलैंगिक जनन निम्न जीवों में पाया जाता है। धन्यवाद।